चलिए जो है 9th क्लास साइंस, ठीक है। अध्याय कौन सा पढ़ रहे हैं आप लोग? अध्याय 1 ना। आज का टॉपिक क्या है? पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे ठोस द्रव गैस होता है ना, तो ठोस द्रव गैस होता है तो ताप परिवर्तन हम लोग देखिए कि अगर ताप बदलेंगे तो ठोस द्रव और गैस की अवस्था में क्या परिवर्तन आता है, पदार्थ की अवस्था कैसे बदलता है। ताप परिवर्तन करके हम लोग पिछले क्लास में देख लिए कि अगर ताप किसी का बढ़ा देते हैं तो ठोस से द्रव बन जाता है, द्रव से फिर गैस बन जाता है। अगर ताप घटा दिए तो गैस से द्रव बन जाता है और द्रव से ठोस बन जाता है। पिछले क्लास में पढ़े थे आप लोग ना। जैसे कि बर्फ क्या है, तो जल का ठोस अवस्था बर्फ होता है, उसको थोड़ा सा गर्म हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर आ जाता है तो पिघलने लगता है। तो इसीलिए जल का गलनांक बिंदु कितना कहते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस। अब वो जो है थोड़ा सा और अधिक तापमान हो जाता है, माने पूरा गलने के बाद उस तापमान को अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाए तो फिर भाप बनने लगता है जल। तब भाप बनने लगता है तो जल की वह कौन सी अवस्था हो जाती है? गैस अवस्था आ जाती है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? गैस अवस्था आ जाती है। और फिर गैस को यदि फिर ठंडा किया जाएगा तो ठंडा किया जाएगा तो फिर क्या होगा? वो फिर से द्रव बन जाएगा। और द्रव को और जैसे कि मान लो कि पानी को फ्रिज में रख देंगे तो फिर से क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है ना। तो तापमान परिवर्तन आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से जो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आता है तापमान बदलने से। आज जो है हम लोग समझेंगे कि दाब परिवर्तन करेंगे तो पदार्थ की अवस्था में कैसे परिवर्तन आता है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस बनता है या नहीं है। ठीक है, यही है सब, ये हम लोग देखेंगे। देखिए, दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों में समीप आ जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो है एक बर्तन है, इस बर्तन में क्या चीज लिया हुआ है? कोई पदार्थ लिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको में अगर प्रेशर करेंगे, दबाव डालेंगे, दाब का मतलब वही समझो कि दबाव डालेंगे, तो दबाव डालेंगे तो इसके कण नजदीक नजदीक होंगे कि दूर दूर हो जाएंगे। तो ऐसे दबाव डालेंगे तो ये सब कण सट न जाएगा, सट जाएगा, यानी कि कण क्या हो जाएंगे? नजदीक नजदीक हो जाएंगे। तो इससे ही पता चलता है कि दबाव बढ़ाने पर जो है कण नजदीक नजदीक हो जाएंगे। तो कण नजदीक नजदीक हो जाएंगे तो क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि जो है अगर मान लो कि गैस है, इसको एकदम नजदीक नजदीक कर दिए तो एकदम नजदीक नजदीक जिसमें कण होता है उसको तो ठोस भी बोलने लगते हैं ना, तो ठोस अवस्था में आ सकता है। और पहले तो ठोस से पहले द्रव बनेगा, द्रव से फिर क्या बन जाएगा? गैस जो है ठोस बन जाएगा। तो दाब बढ़ाने से भी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। समझ में आ रहा है सब लोगों को कि दाब बढ़ाएंगे तो जो उसके अणु रहेंगे, अणुओं की जो दूरी रहता है आपस में कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो गैस से फिर द्रव बन जाएगा, और कम कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? और कम कर देंगे तो वह जो है धीरे धीरे ठोस बन जाएगा। तो दाब प्रभाव समझ गए आप लोग, ठीक है। देखो पिछले क्लास में ना एक ऑप्शन, एक चीज जो है छूट गया था, अब आप लोग ध्यान नहीं दिया है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। ये वाला लिखने से पहले देखो, ऊर्ध्वपातन के बारे में नहीं लिखे थे आप लोग, बताए भी नहीं कि ये छूटा है, ठीक है। हम लोग समझेंगे ऊर्ध्वपातन क्या है। लिखो तो अपना कॉपी में, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन क्या है? पहले इसको लिख लीजिए तब इसको फिर से पीछे चलते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या है? लिख लिए? देखो ई वाला अभी नहीं पढ़ रहा है ना, ई वाला आप लोग लिख लिए, ऊपर वाला नहीं ना लिखे थे, लिखे होंगे तो काट देना। अभी हम लोग ऊर्ध्वपातन लिख लेते हैं क्योंकि पिछले क्लास में यह छूट गया था, हमको लगा कि पढ़ा दिए हैं। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? लिख लिए सभी लोग? आंसर लिखिए, आंसर लिखना है। जब किसी पदार्थ, किसी ठोस पदार्थ पर लिखा है, जब किसी ठोस पदार्थ
को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो यदि वह सीधे ठोस, यदि वह ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लिखिए जल्दी जल्दी से, क्या लिखना है? जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो यदि वह ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देख लिए सभी लोग। देखो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि पदार्थ को अगर गर्म करते हैं कोई भी पदार्थ के तो उसकी अवस्था बदलता है, पढ़े थे ना? कैसे बदलता है? तो ठोस से अगर थोड़ा सा गर्म किए तो द्रव होता है, द्रव से फिर गर्म किए तो क्या हो जाता है? गैस हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ वैसे ठोस पदार्थ होते हैं जिसको गर्म कीजिएगा ना, तो गर्म कीजिएगा तो वो सीधे ठोस से क्या बन जाता है? गैस बन जाता है, द्रव बनवे नहीं करता है। तो जो पदार्थ द्रव नहीं बनता है उसको ऊर्ध्वपातन वाला पदार्थ कहते हैं, ऊर्ध्वपातन उसको बोलते हैं। कि अगर ठोस को गर्म किए और गर्म किए तो द्रव नहीं बना बल्कि वो क्या हो गया? गैस बन के उड़ गया। समझ में आया सब लोगों को? जैसे देखिए जो है कपूर, जैसे में उदाहरण अगर हम लोग बात करें, उदाहरण की बात करें, उदाहरण याद कर लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या चीज? उदाहरण क्या होता है? सबसे पहले कपूर, कपूर जो होता है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। कपूर को जब गर्म करते हैं ना तो गर्म होता है तो जो है उसमें द्रव के रूप में पिघल के नहीं रह जाता है, वो गर्म होता है तो इसके बाद वो सीधे वाष्प बन जाता है, यानी कि ठोस से सीधे क्या बन गया? गैस बन गया। तो ये जो है हमारा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। दूसरा का उदाहरण क्या है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड दूसरा है। लिखिए जल्दी जल्दी से। अमोनियम क्लोराइड भी जो है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। इसे भी गर्म करने के बाद ये सीधे ठोस से क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। और क्या चीज है? चलिए इसमें नहीं दिया हुआ, और लिख लीजिए। लेकिन और है नेप्थलीन, लिख लीजिए। नेप्थलीन लिख लीजिएगा। कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया और नेप्थलीन हो गया, और एसीटोन हो गया। एसीटोन हो गया। एसीटोन है, एसीटोन, एसीटोन नहीं लिखा, बस इतना ही लिखो। कपूर, अमोनियम क्लोराइड और नेप्थलीन। परीक्षा में पूछा जाता है, उदाहरण पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ है या ऊर्ध्वपातन वाला पदार्थ है? तो ऊर्ध्वपातन वाला कौन पदार्थ है? कपूर है, अमोनियम क्लोराइड और नेप्थलीन है। याद रखना होगा आपको, ठीक है। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है कि जब कोई ठोस को गर्म करते हैं तो सीधे क्या में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। देखिए परीक्षा में ऐसे भुलवा के पूछा जाएगा कि वो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं जिसे गर्म करने पर थाली में बिना कुछ छोड़े जो है उड़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ। और उदाहरण देवल रहेगा कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन, यही में से कोई एक देवल रहेगा, ठीक है। तो आपको याद करके रखना हो कि ऊर्ध्वपातन किस में होता है? कपूर में, अमोनियम क्लोराइड में और नेप्थलीन में होता है। क्लियर? अब चलिए जो है हम लोग वहां पर आते हैं। ये पिछले क्लास का ही छूट गया था।
देखिए दाब परिवर्तन का प्रभाव, आप लोग अपना कॉपी में लिखिए कि दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है। पहला प्रभाव होता है, पहला प्रभाव क्या होता है दाब परिवर्तन का, हम जानते हैं कि जो है बीच दूरी कम हो जाती है। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं में अंतर होती है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दबाव लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा। देखिए सबसे पहले पहला काम क्या होता है इसमें, पहला इसका प्रभाव अवस्था परिवर्तन हो जाता है। अवस्था परिवर्तन हो जाता है। जब किसी का दाब कम बेसी करते हैं ना तो उसकी अवस्था क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि गैस को खूब एकदम दबा देंगे तो उसके कण जो है नजदीक नजदीक हो जाएंगे तो द्रव बन जाएंगे, और द्रव के बाद फिर क्या बन जाएंगे, ठोस भी बन सकते हैं। जैसे देखो आप लोग जो है उदाहरण बता दे रहे हैं, एलपीजी गैस के बारे में पढ़े ना आप लोग कि एलपीजी गैस होता है। तो एलपीजी गैस होता है तो अगर उसमें उसको बहुत ज़्यादा संपीड़ित कर दिया जाएगा तो द्रव के रूप में जमा हो जाता है। यानी कि आप देखिएगा जब गैस भरा हुआ टंकी रहता है तो उसको हिलाइएगा तो लगेगा पानी है से जैसा होने लगता है ना। आप लोग की अनुभव नहीं किए हैं, हो सकता है अनुभव नहीं किए होंगे, लेकिन जब उसमें पूरा गैस भरा हुआ रहता है ना तो उसको हिलाइएगा तो लगेगा कि उसमें पानी भरा हुआ है से जैसा। तो होता क्या है कि वो गैस ही होता है, लेकिन उसमें संपीड़न बहुत होने के कारण यानी दबाव बहुत होने के कारण होता क्या है, उसकी द्रव अवस्था में हो जाता है। इसीलिए उसको लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस बोला जाता है। एलपीजी को लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि लिक्विड के रूप में हो जाता है। लिक्विड माने द्रव होता है, ठीक है। और उसी प्रकार से जो है एक और है, तो यहाँ पर लिख लिया अवस्था परिवर्तन, पहले नंबर में अवस्था परिवर्तन। दूसरा का होता क्या है कि कणों लिखना है पदार्थ के कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है, लिखिए जल्दी जल्दी से। पदार्थ के कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है, ये सब प्रभाव है। देख लिए सभी लोग। अब देखिए एक दो पॉइंट आपको ये नोट कर लेना है, मैंने लिख लेना है। अब एक और पॉइंट लिखना है कि जब किसी पदार्थ का दाब बढ़ा देते हैं एवं ताप कम कर देते हैं तो गैस से द्रव से ठोस अवस्था में बदल जाती है। लिखिए जल्दी से कि जब किसी पदार्थ का दाब जो है बढ़ा देते हैं और तापमान कम कर देते हैं तो होता क्या है कि अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। यदि ठोस गैस है तो गैस से वो क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। और फिर द्रव और थोड़ा सा दाब बढ़ा दे और ताप घटा दे तो धीरे धीरे क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो वीवीआई एक उदाहरण है। क्या वीवीआई उदाहरण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर स्टार लगा के लिखना है, एकदम VVI लगा के लिखना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। लिखिए जल्दी से। लिखिए सभी लोग, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। देखिए होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप लोग सभी लोग सुने हैं ना, CO2, ध्यान समझना, जो है ठोस CO2 लिखा जा सकता है शुष्क बर्फ को। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में सुने हैं, तो इसको अगर 1 एटमॉस्फेयर दाब पर अगर रखा जाए और तापमान कम कर दिया जाए ना, तो ये होता क्या है कि सीधे गैस से सीधे ठोस बन जाता है, द्रव में बिना बदले क्या बन जाता है, सीधे ठोस बन जाता है। जैसे बर्फ हम लोग देखते हैं ना, वैसा ही बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का बर्फ बन जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, शुष्क बर्फ। तो परीक्षा में पूछा जाएगा कि शुष्क बर्फ क्या है, तो शुष्क बर्फ क्या है, तो वो ऑप्शन में देवल रहेगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको उसी में टिक करना होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 ऐसे लिखा, जैसे क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख देते हैं, निम्नलिखित, आप लोग लिखिए, निम्नलिखित में कौन शुष्क बर्फ है, निम्नलिखित में से कौन शुष्क बर्फ है। पहला ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पर ना, ठोस CO2, दूसरा का ऑप्शन जल, ठंडा जल, दूसरा ऑप्शन, तीसरा बर्फ, तीसरा ऑप्शन ठोस, तीसरा ऑप्शन में जल लिख दे रहा है, खाली गर्म जल लिख दे रहा है, गर्म जल। तो इसमें जो है शुष्क बर्फ किसको बोलेंगे, ठोस CO2 को, ठंडा जल को, बर्फ को, या गर्म जल को। तो ठोस CO2 होता है, उसी को जो है शुष्क बर्फ कहा जाता है। चलिए टिक लगा लीजिए जल्दी से, अपना करके लिखिए जल्दी से कि निम्नलिखित में कौन शुष्क बर्फ है, तो कौन है, तो ठोस CO2 है। सबको समझ में आ गया कि ठोस CO2 को जो है शुष्क बर्फ कहा जाता है। जल्दी जल्दी उतारिए, चलिए लिख लिए सभी लोग, उतार लिए अपना कॉपी में। अब देखो अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं, ये सब लिख लिए है ना, समझ में आ रहा है ना। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि शुष्क बर्फ कौन है, तो शुष्क बर्फ कौन होता है, ठोस CO2 होता है, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हिंदी में निकल रहेगा, या ठोस CO2 लिखा हुआ रहेगा। तो आप लोग बना सकते हैं ना। अब जैसे देखिए एक चित्र बना लेना है कि होता क्या है कि द्रव और ठोस और गैस पदार्थ की तीनों अवस्था है ना। तो जब दाब बदलता है, यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ से अगर हम लोग जो है ठोस से द्रव में कैसे होता है दाब में, तो यहाँ पर लिख लेना है संगलन, संगलन लिखिएगा। और अगर द्रव से ठोस बनता है तो उसको बोला जाता है जमना। देखिए इसको हम बढ़िया से आपको बता दे रहे हैं ताकि फिर दिक्कत ना हो। अगर जो है द्रव से जो है क्या बोला जाता है इसको, संघनन, और अगर ई ऐसे होता है तो वाष्पीकरण
वाष्पीकरण। और अगर ठोस से सीधे गैस बनता है तो इसको बोला जाता है ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। और यदि गैस से सीधे ठोस बनता है तो इसको बोला जाता है निक्षेपण। चलिए जल्दी जल्दी से इसको बनाइए, बढ़िया स्पष्ट तरीका से बनाना। बना लिए सभी लोग? अब देखो क्वेश्चन क्या रहता है, गैस से, क्वेश्चन यहाँ पर लिखना, गैस से द्रव बनने के प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे दिया हुआ रहेगा, एग्जाम में जाएगा तो, कि गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया, ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, वाष्पीकरण, बी ऑप्शन रहेगा निक्षेपण, सी ऑप्शन रहेगा संघनन, और डी ऑप्शन रहेगा ऊर्ध्वपातन। एक क्वेश्चन ऐसे रहेगा, ठोस से सीधे गैस बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी रहता है, द्रव से, अच्छा इसका ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन क्या रहेगा, ए में रहेगा ऊर्ध्वपातन, बी में रहेगा वाष्पीकरण, सी में रहेगा निक्षेपण, और डी में रहेगा जमना। और देखिए एक और क्वेश्चन रह सकता है ऐसे, द्रव से ठोस बनने की क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ऑप्शन में रहेगा जमना, बी ऑप्शन में रहेगा ऊर्ध्वपातन, सी में रहेगा निक्षेपण, और डी में रहेगा वाष्पीकरण। अब इसका आंसर कर इसे जाने, 3 क्वेश्चन इसमें लिखे हैं, 3 क्वेश्चन और अभी बचा हुआ है, तो 3 क्वेश्चन अब जो है आपको दिमाग में रखना है। लिखिए पहले, तब इसका आंसर समझिए कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे। चलिए जल्दी जल्दी से लिखिए। लिख लिए? पहला क्या है, गैस से द्रव बनने की क्रिया क्या कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, ठोस से सीधे गैस बनने की क्रिया क्या कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन है, द्रव से ठोस बनने की क्रिया क्या कहलाती है। 3 क्वेश्चन है,
ये तीनों क्वेश्चन किससे है? ई जो बनाया है ना, इसी से है। इससे 6 क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं जो इम्पोर्टेंट परीक्षा में पूछा गया है, और बाकी 3 क्वेश्चन और है जो आपको जो है समझना है। इसको लिख लिए सभी लोग बोर्ड पर से। ई वाला बनाया है कि नहीं? बनाया सभी लोग ना? ई भी लिख लिए। अब देखो यहाँ पर क्या पहला क्वेश्चन, अब समझ, अभी लिख रही है रे, जल्दी जल्दी से लिखो। लिखिए जल्दी जल्दी से, कितना टाइम लगाएगी? स्पीड बढ़ाना है ना, घर पर रोज जो है 10 मिनट राइटिंग लिखना है। राइटिंग लिखिएगा तो आपका अक्षर सुधरेगा बढ़िया, और जो है बढ़िया लिखना सीखिएगा, और दूसरा का नंबर में स्पीड आपका बढ़ जाएगा। तो इसलिए घर पर राइटिंग भी लिखना है आप लोग को। राइटिंग का एक कॉपी रखना है, जब तक पढ़ो तब तक राइटिंग बनाते रहो, तो बढ़िया है। नहीं तो सोचेगा कि हमारा राइटिंग नहीं बनता है या बढ़िया है, तो आपको बढ़िया है तो खराब भी हो सकता है, और नहीं बनता है तो नहीं बनेगा। लेकिन रोज आप सुधार कीजिएगा, उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो धीरे धीरे बढ़िया दिखाई देने लगेगा, आपका राइटिंग सुधर जाएगा और स्पीड भी बढ़ जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन में गैस से द्रव बनने की क्रिया, देखिए गैस से क्या बन रहा है? द्रव। तो गैस से द्रव, तो देखिए गैस से द्रव, तो ई वाला ना है, तो गैस से द्रव, तो तीर के निशान देखिए, गैस देन से द्रव देनी है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? संघनन होगा। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? संघनन। समझ में आया? इसको यहाँ टिक कर लीजिए कि गैस से द्रव बनने की क्रिया का कहलाएगा संघनन। अब बताएगा, कहेगा कि द्रव से गैस बनने की क्रिया, क्वेश्चन मान लो कैसे रहता है कि द्रव से गैस बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो द्रव से गैस बनने की क्रिया, देखिए द्रव देन से गैस बन रहा है, तो ई वाला लेंगे ना, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? वाष्पीकरण कहलाएगी। फिर देखिए ठोस से सीधे गैस बनने की क्रिया, ठोस से सीधे गैस, तो ठोस से सीधे गैस, तीर की निशानी वाला है ना, तो ये क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। तो इसमें ऊर्ध्वपातन कौन है? ए ऑप्शन है, तो ए सही हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर देखिए अगर ऐसे बोलता तब गैस से ठोस बनने की क्रिया क्या बोला जाता है? तो निक्षेपण बोला जाता है। गैस से ठोस अगर बनेगा तो क्रिया क्या कहलाता है? निक्षेपण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निक्षेपण। गैस से ठोस बनने की क्रिया। उसी प्रकार से द्रव से ठोस बनने की क्रिया, द्रव से ठोस, तो द्रव से ठोस बनेगा तो क्या कहा जाएगा? जमना की संगलन। तो जमना का द्रव ऐसे भी जमेगा तब तक ठोस बनेगा, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? जमना। अब यही रहता है कि ठोस से द्रव बनाना, तो ठोस से द्रव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गलाना पड़ेगा। तो इसीलिए गलाना से संबंधित संगलन है, यानी कि संगलन करना पड़ेगा। समझ में आ गया सब लोगों को? तो ई वाला 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 में से 3 लिख दिए, 3 आपको दिमाग में एडजस्ट हो गया होगा। हो गया सभी लोग को? ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्या पढ़ना है। नेक्स्ट जो है देखिए आप लोग, तो प्रश्न दिया हुआ है, पेज नंबर कितना है एनसीईआरटी का? पेज नंबर जो है 9। पेज नंबर 9 पर अब देखिए आप लोग प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्नों को देखिए सबसे पहले। आपको जो है पेज नंबर 9 एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का है, एनसीईआरटी का प्रश्न दिया हुआ। प्रश्न क्या चीज दिया हुआ है आप लोग देख लीजिए। प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें, यानी कि तापमान में जो तापमान का मात्रक सबसे पहले तो समझ लो यहाँ पर, ठीक है। तापमान का मात्रक, यहाँ पर तापमान का मात्रक से संबंधित दिया हुआ है। तो मात्रक आप लोग पिछले क्लास में हो सकता है पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़ेंगे तो समझ लीजिए। तापमान का जो है ना कई ठे मात्रक होता है। तो तापमान का पहला मात्रक होता है, माने एक मात्रक होता है सेल्सियस। क्या होता है? सेल्सियस।
एक मात्रक होता है सेल्सियस, ठीक है। तापमान का एक मात्रक क्या होता है? सेल्सियस होता है। दूसरा का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। तापमान का मात्रक सेल्सियस, तापमान का मात्रक ही केल्विन। और एक और होता है तापमान का मात्रक, और क्या होता है? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट होता है। और देखिए ऐसे तो और होता है, ठीक है, और होता है, लेकिन और आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ही से काम चल जाएगा, ज़्यादा जो है याद नहीं करना है। तो कितना मात्रक होते हैं? सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। 3 थे तापमान का मात्रक आपको जानना है। सेल्सियस होता है, केल्विन होता है और फ़ारेनहाइट होता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे दिया हुआ रहेगा, तापमान सेल्सियस में दिया। पहले तो एक चीज और, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तापमान का एसआई मात्रक, तो तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है उसको आपको याद करके रखना कि क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। देखिए सब मात्रक है, सेल्सियस भी मात्रक है, केल्विन भी मात्रक है और फ़ारेनहाइट भी मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक पूछा जाएगा ना, तो एसआई मात्रक किसको बताना है? केल्विन को बताना है। और इसे के से सूचित करते हैं, के से सूचित करते हैं। इसे क्या से सूचित करते हैं? के से सूचित करते हैं। तो तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। इसे क्या से सूचित करते हैं? के से सूचित करते हैं। अगला देखिए, इस सेल्सियस को क्या से सूचित करते हैं? तो सी से सूचित करते हैं, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केल्विन को के से सूचित करते हैं, डिग्री और तापमान को डिग्री में बता देते हैं। और देखिए फ़ारेनहाइट को क्या से सूचित करते हैं? एफ से सूचित करते हैं। तो यहीं पर लिख लेना कि इसको सी से, इसको के से, इसको एफ से। क्वेश्चन कैसे दिया हुआ रहता है उसको समझिए। क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि कोई तापमान सेल्सियस में दिया हुआ है, उसको केल्विन में बदलना है। सेल्सियस से केल्विन में बदलना। देखिए तापमान को सेल्सियस से केल्विन में बदलना। तो तापमान को सेल्सियस से केल्विन में कैसे बदलते हैं? एकदम आसान उपाय है, यहाँ पर सूत्र समझ लेना। मान लो कि हमारे पास जो है कोई तापमान जो है 25 डिग्री से, पहले तो समझ लीजिए कि हमको केल्विन में बदलना है। क्या में बदलना है? केल्विन में बदलना है कोई तापमान को। तो आपको करना क्या रहेगा, जो डिग्री सेल्सियस में तापमान दिया हुआ रहेगा उसमें 273 ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 273 ऐड करना है। जैसे बोला तापमान सेल्सियस से केल्विन में बदलना, तो सेल्सियस से केल्विन में बदलना, तो क्या करना होगा आपको? केल्विन में कैसे आएगा? तो जो तापमान सेल्सियस में दिया हुआ रहेगा उसमें 273 जोड़ देना रहेगा। जैसे देखो ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन में बदलें। तो इसको कैसे बदलेंगे? तो देखिए केल्विन बराबर हमको निकालना है, केल्विन में निकालना है ना। तो सेल्सियस में कितना दिया हुआ है? 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, तो 25 लिख दिए, प्लस कितना जोड़ना पड़ता है हमको? 273। तो कितना हो जाएगा? अब इसको जोड़िए, तो 3 और 5 8 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, और 2 1 2 हो गया। यानी कि कितना केल्विन हो गया बताइए? 298 केल्विन हो गया। समझ में आ गया सब लोगों को कि अगर हमको केल्विन में बदलना है तो सेल्सियस में 273 जोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार से देखो, अगर केल्विन में दिया हुआ है क्या है? तापमान को केल्विन से सेल्सियस में बदलना, सेल्सियस में बदलना। तो कैसे बदलते हैं? तो उसके लिए देखिए हमको सेल्सियस बराबर क्या करना होता है? केल्विन में जो तापमान लेवल रहेगा ना उसमें से 273 घटाना रहेगा। उसमें से 273 क्या करना होगा हमको? घटाना होगा।
273 घटा दीजिएगा ना, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका तापमान आ जाएगा सेल्सियस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सेल्सियस में आ जाएगा तापमान। जैसे देखो इसको सूत्र है, इस सूत्र आपको याद करके रखना होगा कि केल्विन बराबर क्या होता है 25, मान लो यहाँ पर केल्विन बराबर क्या होता है, तो सेल्सियस प्लस 273, और सेल्सियस बराबर क्या होता है, केल्विन माइनस 273 होता है। जैसे मान लो कि प्रश्न दिया हुआ रहेगा ऐसे कि जो है मान लो कि 300 केल्विन को सेल्सियस में बदले, सेल्सियस में बदले तो इसको कैसे बदलेंगे, तो इसको बदलने के लिए करना क्या होगा, आपको बस छोटी सी काम करना होगा। हमको किस में बदलना है, सेल्सियस में ना, तो सेल्सियस वाला देखिए ये फॉर्मूला होता है, C बराबर क्या होता है, केल्विन माइनस 273, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस लिख देना है। तो देखिए केल्विन कितना दिया हुआ है, केल्विन की जगह पर जो देवल रहेगा उसको मान रखना है। तो कितना दिया हुआ है, 300 केल्विन दिया हुआ है, के नहीं लिखना, छोड़ देना। और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 273। अब इसको ऐसे करेंगे तो कितना देगा, सेल्सियस। अब 300 में से 273 घटा तो 10 में से 3 गया तो कितना, 7, और यहाँ पर बचा है 9, 9 में से 7 गया तो 2, और यहाँ 3 में नहीं 2 बचा, 2 में से 2 गया तो खत्म। तो कितना डिग्री सेल्सियस आ गया, 27 डिग्री सेल्सियस आ गया। समझ में आया सब लोगों को। अगर केल्विन में दिया हुआ रहेगा, सेल्सियस में बदलना है तो ई वाला फार्मूला, अगर हमको सेल्सियस में दिया हुआ है केल्विन में बदलना है तो ई वाला फार्मूला। तो आप लोग बना सकते हैं, बदल सकते हैं कुछ तापमान को। तो देखिए क्वेश्चन आप यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए, एनसीईआरटी पेज जो है कितना है, पेज नंबर 9 में प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित को जो है सेल्सियस में बदलिए। तो 300 डिग्री से 300 केल्विन है और 573 केल्विन है, तो इसे बदल सकते हैं आप लोग, आसानी से बदल लीजिएगा फार्मूला लगा करके। फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसको भी बदलना है, 250 डिग्री सेल्सियस को और 100 डिग्री से नहीं, इसको तो नहीं बदलना है, जल की भौतिक अवस्था पूछा है। तो इसके विषय में आप लोग इस सब का आंसर लिख के आइएगा घर से, ठीक है। और हम लोग फिर कल चर्चा करेंगे आगे वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण प्रक्रिया के बारे में। चलिए आज के लिए जो है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। मेरे किताब पहला क्वेश्चन पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा।